स्वागत है आपका YouTube चैनल MKH पर। इस वीडियो सीरीज़ में हम क्लास 7th की बुक हमारे अतीत करेंगे। इस कंप्लीट बुक में मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी दी गई है। मध्यकालीन इतिहास का काल 700 से 1750 ईस्वी तक का है। चैप्टर फर्स्ट में हम जानेंगे कि सबसे पहले किस भूगोलवेत्ता ने भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र बनाया, और ये भी जानेंगे कि किन किन शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का क्या अर्थ था। चैप्टर शुरू करते हैं। 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। मानचित्रकार। जो व्यक्ति मानचित्र या नक्शे बनाता है उसे मानचित्रकार कहा जाता है। अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी एक मानचित्रकार थे। इन्होंने 12वीं सदी में दुनिया का एक मानचित्र बनाया जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप भी दर्शाया गया। यह मानचित्र अर्थात नक्शा 1155 ईस्वी में बनाया गया। गविलोम द लीसले एक फ्रांसीसी मानचित्रकार थे जिन्होंने 1720 ईस्वी में भारत का मानचित्र बनाया। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। नई और पुरानी शब्दावली। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ में बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती है। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही ले लेते हैं। पिछले कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कुछ इस प्रकार बदला। नंबर 1, 13वीं सदी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों के लिए हिंदुस्तान शब्द का उपयोग किया। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ दिल्ली के सुल्तान के अधिकार वाले इलाके के लिए किया था। नंबर 2, 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। नंबर 3, यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ कुछ समान था। नंबर 4 है, आज हम हिंदुस्तान शब्द को आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो। मध्य युग में किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। उस समय नगरवासी के लिए कोई वनवासी व्यक्ति विदेशी होता था, लेकिन एक गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1700 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। अभिलेखागार ऐसे स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया
और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक जन मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। पांडुलिपियां अरबी तथा फारसी भाषाओं में लिखी जाती थी। पांडुलिपि, हाथ से लिखे गए ग्रंथों की मूल प्रति। प्रतिलिपि, किसी ग्रंथ की उतारी गई नकल प्रतिलिपि कहलाती है। लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेर बदल करते चलते थे, कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद में लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 से 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। इस पूरे काल में अनेक तरह के परिवर्तन हुए। नई प्रौद्योगिकी के दर्शन। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल। आग्नेयास्त्र, बारूद वाले हथियारों को आग्नेयास्त्र कहा जाता है। नई तरह का खान पान। इस काल में इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया। इस काल में आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी जैसी खाद्य वस्तुएं भी आई। लोगों की गतिशीलता। इस युग में लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया। अवसर की खोज में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। कुछ समूहों के महत्व में बढ़ोतरी। इस काल में राजपूत, मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ आदि समूहों ने बहुत लाभ उठाया तथा इनका महत्व भी बहुत बढ़ा। राजपूत का नाम राजपुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। पर्यावास। पर्यावास का तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। जाति पंचायत। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास में गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। क्षेत्र और साम्राज्य। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत परिस्थिति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता था। गौड़, आंध्र प्रदेश, केरल,
कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। संरक्षक कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे। पुराने और नए धर्म। 700 से 1750 ईस्वी तक धर्म में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। हिंदू धर्म में परिवर्तन। ब्राह्मण वर्ग का हिंदू धर्म में बहुत महत्व बढ़ गया। नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी। कई राजाओं ने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए शासक जो समय प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया। भक्ति आंदोलन। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक देवी देवता के रूप में की गई। इसमें ब्राह्मणों या कर्मकांड को कोई महत्व नहीं दिया गया। कबीर, रामानंद, मीराबाई, रामानुज तथा गुरु नानक आदि संत इस लहर के प्रमुख संत थे। इस्लाम धर्म का भारत में आना। इस्लाम धर्म 7वीं शताब्दी में भारत आया। इस्लाम धर्म के अनुयायी मुसलमान कहलाते थे। यह धर्म एक ईश्वर को मानता है। इसे ये अल्लाह कहते हैं। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कुरान है। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे और कुछ सुन्नी थे। शिया जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों की विधि सम्मत नेता मानते थे। सुन्नी जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अंग्रेज इतिहासकारों का यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। अभ्यास के प्रश्न। प्रश्न नंबर 1। अतीत में विदेशी किसे माना जाता था? मध्य युग में किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उसे समाज या संस्कृति का अंग न हो, विदेशी कहलाता था। उस समय नगरवासी के लिए कोई वनवासी व्यक्ति विदेशी होता था। प्रश्न 2। इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों की तालिका दें। सिंचाई में रहट, कताई में चरखे का उपयोग, युद्ध में बारूद वाले हथियार का प्रयोग आदि। प्रश्न 3। इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दें। नंबर 1। हिंदू धर्म में परिवर्तन। ब्राह्मण वर्ग का हिंदू धर्म में बहुत महत्व बढ़ गया। नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी। कई राजाओं ने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया। भक्ति आंदोलन। इसमें ईश्वर की कल्पना एक देवी देवता के रूप में की गई। इसमें ब्राह्मणों या कर्मकांड को कोई महत्व नहीं दिया गया। कबीर, रामानंद, मीराबाई, रामानुज तथा गुरु नानक आदि संत इस लहर के प्रमुख संत थे। इस्लाम धर्म का भारत में आना। इस्लाम धर्म 7वीं सदी में भारत आया। इस्लाम धर्म के अनुयायी मुसलमान कहलाते थे। यह धर्म एक ईश्वर को मानता है। इसे ये अल्लाह कहते हैं। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कुरान है।
प्रश्न 4, जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे? अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए जातियां अपने स्तर पर कुछ नियम बनाती थी। जाति की एक बड़े बुजुर्गों की सभा इन नियमों का पालन करवाती थी। इसे जाति पंचायत कहा जाता था। जातियों को अपने गांवों में रीति रिवाजों का भी पालन करना पड़ता था। प्रश्न 5, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य, जो साम्राज्य ऐसे प्रतिकूल क्षेत्रों को शासित करते थे और उन पर नियंत्रण करते थे, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य कहलाते थे। ये साम्राज्य चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश थे। प्रश्न 6, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती है? पांडुलिपियों की लिखाई को कई बार समझना कठिन होता है। जैसे जैसे लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल करता है, वे उसमें कुछ परिवर्तन कर देते हैं और ये बदलाव धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। कभी कभी हस्तलेख न समझ पाने के कारण इतिहासकारों पर लिखे हुए को समझने का दबाव भी रहता है। प्रश्न 7, इतिहासकार अतीत को कालों या युगों में कैसे विभाजित करते हैं? क्या इस कार्य में उनके सामने कोई कठिनाई आती है? इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर अतीत को विभिन्न काल युगों में बांटते हैं। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। कठिनाई, काल विभाजन में एक बहुत बड़ी कठिनाई यह आती है कि यह पता नहीं चल पाता कि कोई परिवर्तन कब तथा किस समय हुआ था। इसके लिए किसी छोटी अवधि का निर्धारण करना बहुत कठिन रहा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर नए राजा और उनके राज्य के साथ। थैंक्स।